तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। तो आज हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, कब हुआ तथा किन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ। इन सब के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जो जर्मनी का एकीकरण है वो 3 चरणों में 1871 में हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण है उसमें 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, बिस्मार्क और फ्रेडरिक विलियम प्रथम। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि बिस्मार्क कौन है और फ्रेडरिक विलियम प्रथम कौन है। तो बिस्मार्क जर्मनी का जो प्रांत है प्रशिया या प्रदेश है जो प्रशिया, वहाँ का प्रधानमंत्री था और फ्रेडरिक विलियम वहाँ का क्या था, राजा था। तो इन दोनों व्यक्तियों के महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण जर्मनी का एकीकरण 1871 में संभव हो पाया था। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में कैसे पूरा हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क और फ्रेडरिक विलियम प्रथम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण 1871 में फ्रेडरिक विलियम और बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाया था। तो पहले चरण में क्या हुआ, अब हम यह जानेंगे। तो पहले चरण में बिस्मार्क ने डेनमार्क को हराकर शेल्सविग और होल्स्टीन पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया, क्योंकि ये दोनों भाग जर्मनी का हिस्सा थे जिस पर डेनमार्क ने अधिकार कर रखा था। तो बिस्मार्क डेनमार्क के कब्जे से इन दोनों प्रदेशों को छुड़ाना चाहता था, जिसके लिए उसने ऑस्ट्रिया के साथ गैस्टिन की संधि की। ऑस्ट्रिया एक देश था जर्मनी के आसपास। तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली देश के साथ गैस्टिन की संधि की ताकि वह शेल्सविग और होल्स्टीन को जीत सके तथा डेनमार्क के कब्जे से वो इन दोनों प्रदेशों को हासिल कर सके तथा डेनमार्क के कब्जे से वे इन दोनों देशों को छुड़ा सके और उन पर अपना अधिकार कर सके। तो बिस्मार्क ने गैस्टिन की संधि के तहत यह भी कहा था कि यदि वो दोनों प्रदेशों को जीत जाएगा तो इन दोनों में से होल्स्टीन का जो भाग है या प्रदेश है वो ऑस्ट्रिया को देगा। परंतु डेनमार्क के साथ युद्ध के बाद उसने अपना यह वचन पूरा नहीं किया, जिसके कारण जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच शत्रुता बढ़ी और तनाव पैदा हुआ, जिसके कारण दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो अब हम दूसरे चरण में पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच जो युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी उसका जो मुख्य कारण था वो होल्स्टीन का प्रदेश था, जिसको लेकर युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी। तो इसी दौरान इन दोनों के बीच 1866 में सैडोवा का युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच होल्स्टीन के भाग को लेकर। तो बिस्मार्क ने यहाँ पर अपनी बिस्मार्क नीति का प्रदर्शन किया, क्योंकि बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ भी था और जर्मनी का प्रधानमंत्री भी था। तो यहाँ पे बिस्मार्क ने अपनी बिस्मार्क नीति अपनाई तथा ऑस्ट्रिया को हराने के लिए उसने युद्ध से पहले ही फ्रांस, रूस, इटली जैसे शक्तिशाली देशों के साथ संधि कर रखी थी तथा उसने कहा था कि यदि फ्रांस उसका साथ देगा तो फ्रांस को वो राइनलैंड के प्रदेश का भाग देगा। और रूस ने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि बिस्मार्क ने जब वो पहले रूस में रहता था तो उसने रूस में जब पोलैंड का विद्रोह हुआ था तो बिस्मार्क ने रूस का समर्थन किया था
पोलैंड के विरुद्ध, और इटली ने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि जर्मनी के प्रयासों के कारण ही इटली का जो एकीकरण है वो संभव हो पाया था। तो उस समय इटली को भी एक अवसर मिल गया, तो इसमें इटली का ही फायदा था उस समय, क्योंकि जर्मनी और इटली का जो एकीकरण है वो साथ साथ चल रहा था। तो जर्मनी ने इटली को मौका दिया कि वो रोम पर आक्रमण करे और अपना जो इटली का एकीकरण है वो पूरा करे। तो इन तीनों देशों ने बिस्मार्क को युद्ध से पहले वचन दिया था कि वो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जर्मनी की सहायता करेंगे। तो बिस्मार्क ने यहाँ पे अपनी कूटनीति का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में वो विजयी रहा, क्योंकि इन तीनों देशों ने उसकी सहायता की थी। तो 1866 के जो सेडोवा का युद्ध हुआ उसमें ऑस्ट्रिया हार गया और जर्मनी जो है जीत गया। और जर्मनी के विजय का कारण जो है बिस्मार्क नीति था, क्योंकि बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के माध्यम से ही ऑस्ट्रिया को हराया था। तो तीसरे चरण में अब हम पढ़ेंगे कि फ्रांस और जर्मनी के बीच शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जर्मनी का जो बिस्मार्क है उसने जब उसका ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ था तो उसने फ्रांस को वचन दिया था कि जो राइनलैंड का प्रदेश है जर्मनी का वो फ्रांस को देगा, क्योंकि फ्रांस की दृष्टि से वो राइनलैंड का प्रदेश फ्रांस के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वह फ्रांस के लिए बहुत महत्व रखता था। इसलिए राइनलैंड और जो सारलैंड के प्रदेश थे वो फ्रांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। परंतु तीसरे चरण में बिस्मार्क ने फ्रांस के राजा नेपोलियन को राइनलैंड और सारलैंड के प्रदेशों को देने से मना कर दिया। उसने यह भ्रम फैलाया कि फ्रांस का जो राजा है नेपोलियन वो जर्मनी के राइनलैंड और सारलैंड के प्रदेशों को जर्मनी की जनता से छीनना चाहता है, जिसके कारण जर्मनी की जनता में फ्रांस के विरुद्ध आक्रोश पैदा हो गया था। तो यह भी एक बिस्मार्क की कूटनीति ही थी, जिसके कारण उसने फ्रांस के राजा नेपोलियन के विरुद्ध जर्मनी की जनता को भड़काया, ताकि वह फ्रांस को ये दोनों प्रदेश जीतने ना दें तथा इन दोनों प्रदेशों पर फ्रांस का कब्जा ना हो पाए। यहाँ पर बिस्मार्क ने और भी एक भ्रम फैलाया कि जो फ्रांस का राजा है नेपोलियन थर्ड, फ्रांस और जर्मनी का जो बॉर्डर स्टेट है लक्जमबर्ग, उसको भी फ्रांस का राजा जो नेपोलियन है वो छीनना चाहता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना स्वदेश भक्ति की भावना पैदा हुई। तो यह बिस्मार्क नीति ही थी, जिसके कारण उसने फ्रांस के जो राजा है नेपोलियन के विरुद्ध जर्मनी की जनता को भड़काया, ताकि जर्मनी की जनता भी फ्रांस के विरुद्ध बिस्मार्क की लड़ने में सहायता करे तथा बिस्मार्क को जर्मनी की जनता का समर्थन प्राप्त हो फ्रांस के राजा के विरुद्ध लड़ने में। तो इस पूरे एकीकरण में हम बिस्मार्क की नीति या कूटनीति के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि बिस्मार्क की कूटनीति के कारण ही तथा फ्रेडरिक विलियम प्रथम जो वहाँ का राजा था, इन दोनों व्यक्तियों के कारण ही जर्मनी का जो एकीकरण है वो संभव हो पाया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसके साथ साथ तीसरे चरण में फ्रांस और जर्मनी के बीच शत्रुता या दुश्मनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी समय स्पेन में
उत्तराधिकार तथा राजगद्दी का प्रश्न भी उठ रहा था, क्योंकि स्पेन की जो रानी थी एलिजाबेथ, वह बहुत ही निरंकुश तथा अत्याचारी थी। वह वहाँ की जनता पर अत्याचार करती थी और वहाँ की जनता भी उस रानी के शासन से संतुष्ट नहीं थी। और जो वहाँ के लोग थे स्पेन के, वे रानी एलिजाबेथ को हटाकर होहेन-जोलन वंश के राजा लियोपोल्ड को स्पेन का राजा बनाना चाहते थे। और जर्मनी भी इसके समर्थन में था, परंतु जो फ्रांस का राजा था नेपोलियन, वह नहीं चाहता था कि लियोपोल्ड वंश का कोई भी राजा स्पेन की राजगद्दी पर बैठे। इसलिए फ्रांस के राजा नेपोलियन ने जर्मनी के राजा फ्रेडरिक विलियम के पास अपना राजदूत भेजा, ताकि वह लियोपोल्ड को स्पेन की राजगद्दी पर ना बिठाएं, उसे अपना समर्थन ना दें। परंतु जर्मनी के राजा ने यह मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध की स्थिति और भी अधिक बढ़ गई और 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध को फ्रांस और पर्शिया युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1870 में शुरू हुआ था। यह युद्ध इतिहास में, जर्मनी के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा और इस युद्ध में फ्रांस हार गया और जर्मनी विजयी रहा। तो इस युद्ध में जीतने के बाद जर्मनी का जो एकीकरण है वो संभव हो पाया था 1871 में। तो इसी के साथ साथ जो जर्मनी का एकीकरण है वो 1871 में बिस्मार्क और फ्रेडरिक विलियम प्रथम के प्रयासों के कारण पूरा हो पाया। तो ये था हमारा जर्मनी का एकीकरण, जिसे हमने बड़े ही विस्तार से आपको समझाया। यदि दोस्तों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पूरे टॉपिक का, ताकि आपको समझने के लिए तथा नोट्स बनाने में और भी आसानी हो, ताकि आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझकर पूरा कर पाएँ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।